नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति से जुड़ी एक ताज़ा और अहम खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार की ओर से Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हमारे पास इस पर एक विस्तृत समाचार रिपोर्ट है जो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देती है। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को परत दर परत खोलना। आखिर ये सुरक्षा क्यों दी गई, इस Y+ श्रेणी में होता क्या है, फैसला किसने लिया, और जैसा कि रिपोर्ट इशारा करती है बिहार की सियासत इस वक्त चरम पर है। तो इस माहौल में इस खबर के क्या मायने हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये खबर कई वजहों से आप कह सकती हैं ध्यान खींचती है। एक तो ये सुरक्षा के स्तर में एक बड़ी बढ़ोतरी है और दूसरा ये फैसला केंद्रीय स्तर पर लिया गया है। और जैसा आपने कहा, इसके पीछे सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में भी है। तो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये Y+ श्रेणी की सुरक्षा आखिर है क्या? सुनने में तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। हमारी रिपोर्ट इसके बारे में क्या बताती है? हाँ, ये सुरक्षा के पिरामिड में एक अहम दर्जा रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक Y+ श्रेणी मिलने का सीधा मतलब है कि अब तेज प्रताप यादव के साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के 11 कमांडो का दस्ता, वो भी 24 घंटे तैनात रहेगा। अच्छा, 11 कमांडो? जी 11। ये महज कुछ गार्ड्स की तैनाती नहीं है, बल्कि एक संगठित सुरक्षा घेरा है और ये केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जाहिर है ये उनकी मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के मुकाबले काफी बड़ा अपग्रेड है। 11 कमांडो, 24 घंटे, CRPF के जवान। ये वाकई एक महत्वपूर्ण इंतजाम है। अब आते हैं इस फैसले पर। रिपोर्ट कहती है कि यह फैसला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने लिया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये राज्य सरकार के दायरे से बाहर का मामला है? हाँ, ये एक अहम पहलू है। इसका मतलब है कि ये निर्णय बिहार सरकार के स्तर पर नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। अच्छा। खबर ये साफ करती है कि इस फैसले का आधार एक गोपनीय रिपोर्ट है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने तेज प्रताप यादव को लेकर संभावित खतरे की आशंका जताई थी। तो यहाँ एक स्पष्ट प्रक्रिया दिखती है। पहले खतरे का आकलन, फिर उस आकलन के आधार पर सुरक्षा श्रेणी का निर्धारण और फिर केंद्रीय एजेंसी द्वारा उसकी जिम्मेदारी लेना। अच्छा, तो मतलब एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। खतरा महसूस किया गया, एजेंसियों ने रिपोर्ट दी और केंद्र ने सुरक्षा मुहैया कराई। लेकिन जैसा हमने शुरू में जिक्र किया और रिपोर्ट भी कहती है, बिहार की सियासत इस वक्त चरम पर है। क्या इस टाइमिंग का, इस राजनीतिक गहमा गहमी का इस फैसले से कोई सीधा लेना देना रिपोर्ट में बताया गया है? देखिए, जो समाचार रिपोर्ट हमारे पास है वो इन दोनों चीज़ों के बीच, मतलब बिहार की गरमाई हुई सियासत और इस सुरक्षा निर्णय के बीच कोई सीधा कारण कार्य संबंध, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, वो नहीं बताती। रिपोर्ट ये नहीं कहती कि राजनीतिक माहौल की वजह से ये फैसला हुआ। लेकिन वो इस बात पर जरूर जोर देती हैं कि ये फैसला सुरक्षा एजेंसियों द्वारा खतरे की आशंका जताए जाने के बाद लिया गया है। तो प्रक्रिया के लिहाज से देखें तो एक क्रम है। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि जब राजनीतिक माहौल संवेदनशील हो तो इस तरह के प्रशासनिक कदमों पर, खासकर सुरक्षा जैसे मामलों पर, सबकी नजरें टिक जाती हैं और फिर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। यानी रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है, खतरा बताया गया, सुरक्षा दी गई। लेकिन राजनीतिक संदर्भ को नजरअंदाज करना मुश्किल है, भले ही रिपोर्ट सीधे तौर पर उसे कारण ना बता रही हो। ये बात तो है कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा का मामला हमेशा थोड़ा पेचीदा होता है। बिल्कुल, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों, खासकर जिनका परिवार लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहा हो, उनकी सुरक्षा का आंकलन एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होता है। खतरे की धारणाएं बदलती रहती हैं और उसी के अनुरूप सुरक्षा के स्तर को घटाया या बढ़ाया जाता है। अच्छा। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ प्रक्रिया का पालन हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का काम ही यही है कि वे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर खतरे का मूल्यांकन करें और संबंधित अथॉरिटी को सूचित करें। फिर गृह मंत्रालय में एक समिति होती है जो इन आकलनों की समीक्षा करती है और तय करती है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपने समिति का जिक्र किया, क्या रिपोर्ट इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और बताती है? ये आकलन कैसे होता है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? रिपोर्ट इस पे बहुत विस्तार से तो नहीं जाती, लेकिन वो ये स्पष्ट करती है कि ये सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित है। आमतौर पर जैसा कि स्थापित प्रक्रिया है, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और दूसरी खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट्स का विश्लेषण किया जाता है। फिर गृह मंत्रालय के अधिकारी
और सुरक्षा विशेषज्ञ मिलकर खतरे के स्तर का मतलब थ्रेट परसेप्शन का मूल्यांकन करते हैं। ये कोई एक बार का फैसला नहीं होता, समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती रहती है। अच्छा, रिव्यू भी होता है। जी हाँ, किसी व्यक्ति को लेकर खतरा कम हो सकता है तो सुरक्षा घटाई भी जा सकती है, और अगर खतरा बढ़ता है तो बढ़ाई भी जा सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ लगता है। तो Y+ श्रेणी, जिसमें 11 CRPF कमांडो हैं, ये भारत की सुरक्षा श्रेणियों के स्पेक्ट्रम में कहाँ आती है? क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं कि ये कितनी गंभीर सुरक्षा मानी जाती है? जरूर। भारत में VIP सुरक्षा की कई श्रेणियां हैं, जैसे X, Y, Y+, Z, Z+, और फिर सबसे उच्च स्तर की SPG सुरक्षा, जो सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके करीबी परिवार को मिलती है। हाँ, SPG तो सुना है। जी, तो ये Y+ श्रेणी Z श्रेणी से ठीक नीचे आती है। इसमें आमतौर पर व्यक्ति के आवास पर सुरक्षा के साथ साथ उनके चलने फिरने के दौरान सशस्त्र कमांडो का घेरा होता है। 11 कमांडो की संख्या, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, काफी मजबूत मानी जाती है। 11 कमांडो तो काफी होते हैं। हाँ बिल्कुल। CRPF और CISF जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिन्हें CAPF कहते हैं, उनका इस्तेमाल अक्सर इस तरह की VIP सुरक्षा ड्यूटी के लिए किया जाता है, क्योंकि वे इसके लिए प्रशिक्षित होते हैं। तो हाँ, Y+ एक काफी गंभीर और उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार के एक राजनीतिक चेहरे, उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा Y+ सुरक्षा दी गई है। इसमें 11 CRPF कमांडो 24 घंटे तैनात रहेंगे, और इसका कारण सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जताया गया खतरा है। इस सब का निचोड़ क्या है? इसका क्या महत्व है? इसका सीधा और स्पष्ट निचोड़ तो यही है कि आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार के स्तर पर यह माना गया है कि तेज प्रताप यादव को सुरक्षा संबंधी खतरा है, और उस खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की जरूरत है। ये इस बात को भी रेखांकित करता है कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया और उस पर कार्रवाई की गई है। राजनीतिक संदर्भ अपनी जगह है, लेकिन प्रशासनिक नजरिए से देखें तो ये एक स्थापित प्रक्रिया के तहत उठाया गया कदम है, जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी को दर्शाता है। और ये फैसला, जैसे हमने बात की, केंद्रीय स्तर पर हुआ है। ये भी गौर करने वाली बात है कि सुरक्षा का जिम्मा अब केंद्रीय एजेंसी CRPF के पास है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर लेती है तो समन्वय और संचालन का स्तर भी केंद्रीय हो जाता है। इसका मतलब है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगे। ये राज्य पुलिस के साथ समन्वय में काम कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी CRPF की होगी। तो हमने समझा कि ये Y+ सुरक्षा क्या है, फैसला क्यों और किसने लिया, और इसका आधार क्या है। ये खबर निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए अहम है। बिल्कुल। अगर मुख्य बातों को एक बार फिर दोहराएं तो पहला, तेज प्रताप यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। हाँ। दूसरा, यह फैसला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने लिया है। केंद्र ने। तीसरा, Y+ श्रेणी का मतलब है 11 CRPF कमांडो की 24x7 तैनाती। 11 कमांडो। चौथा, इस फैसले का आधार सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किया गया संभावित खतरा है। और पांचवां, यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब रिपोर्ट के शब्दों में बिहार की सियासत चरम पर है। हालांकि रिपोर्ट इन दोनों के बीच सीधा कारण कार्य संबंध नहीं बताती। ये सारे तथ्य हमें उपलब्ध समाचार रिपोर्ट से मिलते हैं। हमने कोशिश की है कि इस जानकारी को बिना किसी लाग लपेट के, जैसा रिपोर्ट में दिया गया है, समझें। हाँ, और ये जरूरी भी है कि हम स्रोत पर टिके रहें, खासकर जब मामला राजनीति और सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा हो। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने तेज प्रताप यादव को मिली Y+ सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये घटनाक्रम हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां, खासकर ऐसे माहौल में जब किसी राज्य की राजनीति गरमाई हुई हो, व्यक्तियों के लिए संभावित खतरों का आकलन कैसे करती होंगी। वो कौन से मानक, कौन सी प्रक्रियाएं और कौन से इंटेलिजेंस इनपुट्स होते होंगे जिनके आधार पर यह तय होता है कि किसे, कब और किस स्तर की सुरक्षा की वास्तव में जरूरत है। ये अपने आप में एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया होगी, जिसके शायद कई ऐसे पहलू हैं जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं आते। इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।